Chalo, as always, we begin with a question, then we go to the current affairs and MCQs first. So cameras जो on कर सकते first half a minute के लिए होंगे, बाद में I'll be presenting. If you can please switch on your cameras. Chalo, anyhow, your wishes. Hello, ma'am. So every week I try to give you a good question which is a probable one. So अभी न्यूज में बहुत सारा आ रहा है, शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दी इंडिया ने, शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दी पाकिस्तान के साथ. सो व्हाट इज द शिमला एग्रीमेंट बीइंग टॉक्ड ऑफ एंड ये कब एंटर हुई थी और किस रिगार्ड में थी? एनीबडी? नहीं सर ये 1971 वाली वॉर के बाद आई गेस हुई थी. बिल्कुल सही मैम, कैमरा ऑन करके बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता. आंसर तो सही है आपका. कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास तो बेड से भी अलाउड है, घर से, बेड से, कुर्सी से, सोफे से, जैसे मर्जी. सो यू आर राइट, शिमला एग्रीमेंट वाज आफ्टर द 1971 वॉर. 1972 में एंटर होती है. बेसिकली उस टाइम इंडिया ने किसको हेल्प करा था? ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने. राइट, दिस इज इन न्यूज, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है. एंड इंडस वाटर ट्रीटी में विच वर द 3 रिवर्स फॉर इंडिया? सतलुज, ब्यास, रावी. हमने इसे याद करा हुआ ऐसे कि सबर इंडिया का है, SBR सबर, सतलुज, ब्यास और रावी. और जो जिक जिक है वो पाकिस्तान की है. जिक इज झेलम, इंडस एंड चेनाब. तो जिक जिक उन्हें दे दी, सबर हमने रख लिया. इसे ध्यान रखना, पेपर में काम आ जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. जस्ट अ सेकंड जी. हाँ जी. सो सारा सबर अपने पास रखते हुए और जिग जिग पाकिस्तान को देते हुए हम करंट अफेयर्स की बात शुरू करते हैं. 54 क्वेश्चंस जो चैट जीपीटी आंसर कर पाया था, 46 नहीं कर पाया था. सो कट ऑफ देखिए, अभी आपने कट ऑफ आई. कुछ लोग थे बहुत सारे नंबर एक्सपेक्ट करने वाले, बट 87 के आसपास जनरल की कट ऑफ आई है 2024 की. एंड आई विल प्रूव इट टू यू. इससे ज्यादा मार्क्स तो कल्ले हैक से आ जाते थे. only the hacks and attempt technique से आ जाते थे, which is yet to be done. Right? So this we learn very very well. Prelim तो निकल जाएगा, don't worry about that. But before that, let's go for the weekly current affairs. पहले 6 questions. These 6 questions in 6 minutes. Just a second जी. And whenever you are done, please click a picture of those answers and send those to me.
हाँ जी, आर वी डन? जिसने भी हैंड रेज करा प्लीज ऑडियो में बोल दीजिए इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. इफ यू आर डन प्लीज क्लिक द पिक्चर ऑफ योर आंसर्स एंड व्हाट्सएप देम टू मी. सर एक मिनट, लास्ट वाला पेज खोलेंगे. चलो जी, आई होप वी आर डन. प्लीज सेंड मी योर आंसर्स. दो आंसर्स ही आए हैं मेरे पास अभी. अदर्स प्लीज. चलो, let's check the answers please now. So first का आंसर is C, चंडीगढ़. C, चंडीगढ़. Second answer is B, Bombay. Third answer is D, Delhi. Fourth का आंसर थोड़ा सा गलत है, इसे B, बॉम्बे मानना जी. B, बॉम्बे. फिफ्थ का आंसर D, दिल्ली. सिक्स्थ का आंसर B, बॉम्बे. सो चंडीगढ़, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे. CBD, BDB. चलो जी, मार्क्स पूछते हैं आके बड़े अच्छे से. How many of us have 6 on 6? आ जाओ सामने सामने if you can. Everybody should try to actually switch on their cameras for a minute or two ही होता है, बाद में तो I am teaching. So for that time it makes us an interactive class. So कितने कितने मार्क्स हैं? 6 on 6 किसी के? नहीं. 5 on 6? सर हाँ जी बलजीत जी, 6 on 6. 5 है सर. अरे वेरी वेरी नाइस, वेल डन. इस बारी चॉकलेट ब्रिजेश साहब को डिलीवर की जाएगी. कहाँ पे भेजनी है सर? संगरूर? सर आप ही खा लेना. यार मेरे को डायबिटीज हो जाएगी, सारे मेरे को ही खिला देते हो. आज डायबिटीज पढ़नी भी है हमने. अच्छा, 4 on 6. तनीषा नंदा जी 4. 3 on 6. कोई भी नहीं. 2 on 6. यस सर. सपना जी थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे मार्क्स. 1 on 6. 0 on 6. नोबडी. अच्छा, ये यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, अर्श एयरफोर्स. सर पहले तो आपको सल्यूट. हु आर यू? वुड यू टेल मी प्लीज? अर्श एयरफोर्स. वो चला ही गया बेचारा अर्श एयरफोर्स. चलो, एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस. सो दीज वर दी क्वेश्चंस. सिंपल सिंपल से सवाल थे यार. ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछली बार भी प्रीलिम्स में आया था, उससे पिछली बार भी आया था. जब तक सेंटर में मेजोरिटी वाली सरकार रहती है तब तक सेंटर स्टेट रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, राइट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स. करेक्ट. सेंटर कैन टेक चार्ज ऑफ स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर इवन विदाउट डिसमिसिंग द स्टेट गवर्नमेंट. कौन ऐसा समझदार आदमी है, औरत है यहाँ पर, जो मुझे बताएगा कि कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? विच इज द आर्टिकल टॉक्ड ऑफ इन दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी? 2 में नेशनल इमरजेंसी
के आसपास का कोई आर्टिकल हो सकता है? इट इज एग्जैक्टली 355। 355 स्टेट इमरजेंसी के पास का आर्टिकल है। इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में है? पार्ट कौन सा है? 18। 18। प्लीज पार्ट्स, डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद होने चाहिए हमें। सो आर्टिकल 355 ये बात करता है, इट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 356, दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल। इवन विदाउट दैट सेंटर कैन टेक चार्ज ऑफ स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कश्मीर में जो हुआ है, तमिलनाडु में जो इशू चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में जो इश्यूज चलते हैं, फॉर दैट मैटर इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। So both these statements are correct over here. So answer becomes C, Chandigarh. Then about nitrogen. एक basic सा सवाल तो आना ही होता है, क्या पता नाइट्रोजन कहा जाए। So nitrogen is a part of DNA but not RNA. एक हैक सीखो, ये गलत ऑप्शन बनाने का सबसे अच्छा जरिया है, नॉट लगा दो। So जब नॉट दिख जाए उसे ज्यादातर गलत मानना है until you're 100% sure. Nitrogen is an essential part of both DNA and RNA. Both DNA and RNA का essential part है नाइट्रोजन। Then ऐसा सा नाम दे दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को डायजोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। बिल्कुल क्लासिकल यूपीएससी स्टाइल है, इसको गलत बना दिया प्लेन स्टेटमेंट बना के, इसमें एक मुश्किल सा टर्म देके सही बना दिया। सो डायस्ट्रॉफ्स आर दोज बैक्टीरिया विच फिक्स नाइट्रोजन for the plants, है ना। nitrous oxide is a potent greenhouse gas, simple statement obviously. So answer here becomes only 2 statements are correct. हैक लगाते तब भी सही था, अगर नॉलेज से करते तब भी सही था, राइट। देन जंपिंग जीन्स, ये कंसेप्ट बहुत बार टेस्ट सीरीज में देखा होगा आपने। जंपिंग जीन्स दे आर फाउंड इन जंपिंग स्पीशीज सच एज monkeys, नहीं। जंपिंग आर शटल्ड हाउस जीन्स, नहीं। जीन्स आर बिगेस्ट कॉज ऑफ वायरल डिजीज, नहीं। जंपिंग जीन्स कैन चेंज लोकेशन इन द जीनोम। अगर आप वर्ड को ही एसोसिएट कर पाते, जंपिंग मतलब जंप करेगा या मूव करेगा, एक ही ऑप्शन में लोकेशन से मूव हो रहा है, आंसर वही है। डिटेल में कंसेप्ट अभी आगे कराऊंगा। देन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, ये मेमोरी हो, हेरिटेज साइट हो, कौन चलाता है? यूनेस्को। बट 2025 में नहीं है। अनदर क्लासिक वे ऑफ मेकिंग एन ऑप्शन रॉन्ग, इट इज इन 1990s, बहुत पहले का प्रोग्राम चल रहा है, 2025 का नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 बिकम्स रॉन्ग। नाट्य शास्त्र वॉज एडेड, यस, इन 2025 न्यूज यही थी कि नाट्य शास्त्र को ऐड किया गया है, राइट। सो 2 ओनली बिकम्स द आंसर ओवर हियर, करेक्ट इज 2 ओनली। देन सोमालिया, लाइबेरिया एंड इंडिया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर्स कौन से हैं? ऐसे से ऑप्शंस में फिर भी ध्यान रखना, जब छोटे छोटे 3 ऑप्शन होते हैं तो आंसर यूजली 1 2 3 ही होता है। अगेन अंटिल यू आर 100% श्योर तो इसे ही मार्क करना। देन टाइप 5 डायबिटीज, डायबिटीज की बात हो रही थी। डायबिटीज में हम क्या समझते हैं कि एक ओबीस सा आदमी होगा एंड उसको फिर खाने की हैबिट्स गंदी होंगी, फिर उसे शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। बट दिस टाइप 5 डायबिटीज इज अ न्यू काइंड ऑफ डायबिटीज वी हैव सर्टिफाइड। ये लीन पीपल को, अंडर नरिश्ड पीपल को होती है, राइट, अंडर नरिश्ड पीपल को। एंड अगर नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता था, इसमें वाइडेस्ट पॉसिबल कैटेगरी कौन सी है? वाइडेस्ट नंबर ऑफ पीपल किस में आएंगे? विमेन नहीं, 50% होती है, 100% नहीं। पीपल विद HIV तो बहुत कम होते हैं, माइन वर्कर्स और भी कम होते हैं। सो दिस इज द वाइडेस्ट पॉसिबल कैटेगरी। अगर तुक्का भी लगाना था तो आंसर यहां से बन जाना था, दैट इज द आइडिया ओवर हियर। सो लेट्स डिस्कस दीज टॉपिक्स। टाइप 5 डायबिटीज क्या है जी? टाइप 5 डायबिटीज वेरी सरप्राइजिंगली, डायबिटीज ज्यादातर हम सोचते हैं अगेन एज आई सेड ओबीस लोगों को होगी, लाइफस्टाइल का डिजीज होगा, बट दिस टाइप 5 डायबिटीज हैपेंस टू और इज कॉमन इन लीन, undernourished people, undernourished people में ये कॉमन है। एंड ये इवन फीटल इलनेस से, फीटल टाइम से भी ये हो सकती है इफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर इज अंडरनरिश्ड। मदर अगर अंडरनरिश्ड होएगी देन इवन ड्यूरिंग फीटल स्टेज ये डेवलप हो जाती है। और इसमें क्या हो रहा है? इंसुलिन, डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? बाय द वे, इंसुलिन का अगर हम बेसिक देखें,
इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के कौन से सेल करते हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस? islets of Langerhans, इसमें कौन से? beta cells. बीटा सेल्स, राइट। बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? आपके ब्लड में जब शुगर अगर बढ़ जाए, ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ जाए, तो ये ब्लड से शुगर निकाल के, शुगर इज डिपॉजिटेड इन द लिवर, राइट। ग्लाइकोजेनेसिस करती है, शुगर को लेके जाके लिवर में डिपॉजिट कर देती है। सो इंसुलिन रिलीज करते हैं पैनक्रियाज एंड दैट डिपॉजिट्स द ब्लड शुगर इन द लिवर, और आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, राइट। उल्टा भी होता है हार्मोन एनीबडी, जब अगर आपके ब्लड में शुगर कम हो जाए फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हाँ जी, Glucagon. ग्लूकागॉन। Glucagon. ग्लूकागॉन ये क्या करता है जी? ये लिवर से लाके शुगर ब्लड में डाल देता है अगर ब्लड शुगर काफी लो हो जाए। सो यूजुअली हमने इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज दो तरीके की देखी है। एक होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, कि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है बट वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। या फिर दूसरे तरीके की होती है इंसुलिन प्रोडक्शन ही कम हो रही है और उस वजह से इंसुलिन सफिशिएंट ही नहीं है। टाइप 5 डायबिटीज इंसुलिन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टाइप 5 इज रिलेटेड विद इंसुलिन प्रोडक्शन। मैल न्यूट्रिशन के करके, अंडर नरिशमेंट के करके आपके बीटा सेल्स ही अच्छे से डेवलप नहीं होते, और बीटा सेल जब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन इटसेल्फ वुड बी हार्म। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट टाइप 5 डायबिटीज। और बड़े सालों से हम ऐसी सी एक डायबिटीज देख रहे हैं। पहले भी इसे जे डायबिटीज जमैका में मिली थी, जे डायबिटीज बोला था। फिर उसके बाद हमने इसे और क्लासिफाई करा टाइप 5 डायबिटीज, फिर इसकी क्लासिफिकेशन हटा दी। अब दोबारा से इसे टाइप ऑफ डायबिटीज रिकॉग्नाइज कर दिया गया है बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज फोरम फेडरेशन, सॉरी। एंड टाइप 5 डायबिटीज इज अ न्यू टाइप ऑफ डायबिटीज जो अंडर नरिश पीपल में इंसुलिन प्रोडक्शन की इनसफिशिएंसी की वजह से हो रही है। दैट्स इट, राइट। इतना ही पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। सो टाइप 5 डायबिटीज फॉर्म ऑफ डिजीज अफेक्टिंग लीन एंड अंडर नरिश पीपल, यूजुअली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, राइट। ऑफन मिसडायग्नोज्ड एंड ओवरलुक्ड इन रिसर्च। हम सोचते थे मोटे आदमी को होगी, बट पतले आदमी को भी हो रही है। इट इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज दैट प्राइमरली अफेक्ट्स लीन एंड malnourished teenagers and young adults, right? Malnutrition से हो रही है। Unlike type 2 diabetes where there is insulin resistance, type 5 ensures or has impaired insulin secretion. यहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन ही कम हो रही है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, राइट जी। देन रिकॉग्निशन एंड एंडोर्समेंट क्या है? टाइप 5 डायबिटीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर श्वार्स, याद करना है बिल्कुल नहीं। Then it received official recognition at 75th World Congress for Diabetes, याद करना again बिल्कुल नहीं। Although newly named, it was earlier recognized as J-type diabetes in 1955. J-type diabetes बोलते थे, and the World Health Organization classified it as malnutrition related diabetes mellitus. बस याद रखने वाली बात उतनी है कि हाँ जी, ये लीन पीपल को हो रही है टाइप 5 डायबिटीज और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन से हो रही है। कौन सी कंट्रीज में देखी गई है? हमारा भारत महान, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, इथोपिया, याद करना नहीं, गरीब कंट्रीज में, सिंपल सी बात, राइट जी। सो स्टडीज हैव शेड लाइट ऑन हाउ चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड malnutrition affects the pancreatic development. So pancreas अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं, even at the fetal stage it can happen. Then markers are Asian Indians में it has unique form of diabetes, has no evidence of autoimmune or genetic causes. Autoimmune या genetic cause नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत बन सकता है। It is an autoimmune or genetic disease? No. It is related with malnutrition, not with genes. ध्यान रखना। So लोगों में क्या होगा जी? लेस देन 18.5 BMI, बिल्कुल ही मरा हुआ बच्चा होगा, पतला सा, राइट। स्वेयरली रिड्यूस्ड इंसुलिन सेक्रीशन प्रोडक्शन बहुत कम होगी इंसुलिन की। बॉडी फैट बहुत लो होगा। देन न्यूट्रिशनल इनटेक बहुत कम होगी। सो फॉर दोज हु आर, जो थोड़ा आजकल बहुत फैशन में आ गया है कि हमने फैट कम करना है,
और हम लोग कोशिश कर रहे हैं दैट ये जनहित में जारी संदेश है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और दिन में 16 घंटे कुछ नहीं खाते। इन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज हो रही है, ध्यान रखना। सुबह सुबह उठ के आप कुछ नहीं खाते तो इट इज वेरी 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 प्रोबेबल, इवन आप पतले लोगों को भी, कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको डायबिटिक बना दे। सो यूट्यूब की वीडियो से, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर से कभी भी अपनी डाइट रेगुलेट नहीं करनी। 20 दिन का चैलेंज है जी, 40 दिन का चैलेंज है जी, लोगों ने छोटी मोटी एक सर्टिफिकेट कोर्स करके आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो दिखा देते हैं। They are not doctors, they have not studied the body, and in fact nobody can generalize a diet chart. हर एक आदमी यूनिक है। सो प्लीज ये इंस्टाग्राम डाइटिंग और इंस्टाग्राम फास्टिंग छोड़ के अगर आपने करना भी है वेट रिड्यूस तो एक डॉक्टर से मिले who can help you in this, right? So do just a second जी please. हाँ जी, audible and visible? Yes, sir. Thank you. So even during malnutrition during the womb stage can cause type 5 diabetes even during the fetal stage. Right? Undernourishment है during pregnancy can impair fetal development. Historical factors like colonial hardships and food scarcity contributed to general malnutrition. So जहाँ पे भी malnutrition होगा वहाँ पे type 5 diabetes हो सकती है, simple as that. So disease को only recently officially recognize किया हुआ है. Diagnostic techniques are still under development. Simple. करना क्या है जी, हर चीज का इलाज आजकल हाई प्रोटीन डाइट है। बट हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप 25 अंडे रोज खाने लग जाओ। देर आर डिटेल्स टू इट, एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, बैलेंस करना है उसे, राइट? एंड बैलेंस्ड इनटेक ऑफ कार्ब्स एंड माइंड यू फैट्स। बाय द वे हम फैट्स को हर कोई हेट करता है, बट फैट ऑल्सो हैज वेरी एसेंशियल फंक्शंस फॉर द बॉडी। कैन यू लिस्ट 3 or 4 फंक्शंस ऑफ फैट्स? फैट का क्या काम है बॉडी में? बोलो बोलो जो। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। हाँ जी, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना अंदर। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, हाँ, प्रोटेक्शन। एक और फिजिकल फीचर में देखें तो इंसुलेशन, कि इन्हें सर्दी कम लगती है, चर्बी चढ़ी हुई है। और Sir, I think it helps in the absorption of carbohydrates and proteins also. you can say that, but not a very major function, right? Absorption। और बहुत बड़ा फंक्शन एंजाइम, हार्मोन रेगुलेशन। एग्जैक्टली, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स का एसेंशियल पार्ट है फैट। बिल्कुल ही फैटलेस हो जाओगे तो ड्राई हो जाओगे। फिर आपको कोई इंस्टाग्राम से बताएगा सुबह अपनी ब्लैक कॉफी में 1 चम्मच देसी घी डालो, राइट? सो बिल्कुल ही ड्राइनेस हो जाएगी दुनिया में, जिंदगी में, एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। फैट्स आर एसेंशियल फॉर दैट एज वेल, राइट जी? देन व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी एंड V2G, G2V। इसमें क्या हो रहा है आजकल? घरों में तो पहले से बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड घर है हमारे, लाइट चली जाती है तो हम तंग हो जाते हैं। अब EV व्हीकल्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो ऐसा भी तो हो सकता है कि घरों में बिजली चली जाए तो हम क्या करें? पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत गर्मी होती थी तो गाड़ी में बैठ जाते थे AC ऑन करके कि चलो जब तक लाइट नहीं आती गाड़ी में बैठ जाते हैं। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, सपोज ये आपका घर था, इसमें बिजली चली गई, बाहर आपकी गाड़ी खड़ी थी, मान लेना गाड़ी है यार, लग रही होगी शायद। सो ये गाड़ी खड़ी थी, ये EV थी, आप नई नई EV लेके आए और घर आए तो
बिजली गई हुई थी. What you can do is you can connect this car to your house और जो ईवी की बैटरी में बिजली चार्ज होगी that will run your house. So now we have the technology कि व्हीकल में स्टोर्ड बिजली सीधा ग्रिड में लगा पाओगे, सीधा अपने हाउस में या ग्रिड में कंट्रीब्यूट कर पाओगे. अभी तक क्या हो रहा था, ग्रिड से या अपने मीटर से, अपने मेन मीटर से आप व्हीकल को चार्ज कर रहे थे. अब बोथ वेज वुड बी पॉसिबल, ग्रिड से व्हीकल एंड व्हीकल से ग्रिड. सो घर में बिजली गई, गाड़ी में लगाओ और घर में बिजली आ गई. जब तक बैटरी लास्ट करेगी आपके घर में भी बिजली चलेगी. दिस इज V2G टेक्नोलॉजी. क्या फायदा है जी इसका, ये व्हीकल को स्टोरेज भी बना देगी. और एक्चुअली खासकर जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, और इंडिया के लिए मेजर रिन्यूएबल सोर्स है सोलर पावर. सोलर पावर में कंसिस्टेंसी या सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है. आप बिजली में आराम से टीवी देख रहे थे, बाहर अच्छा सा मौसम बना, बारिश आई, आपने अच्छे से हिंदी सॉन्ग्स लगाए, एंड लगाते ही बारिश आते ही सन उड़ गया, क्लाउडी हो गया, तो आपके घर की बिजली चले गई. सो वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशन, सर्दियों में सन इतना ज्यादा नहीं आ रहा है तो उस टाइम बिजली कैसे आए, और गर्मियों में इतना ज्यादा सन है कि हम थोप के सनस्क्रीन लगा रहे हैं. अभी एक्सेस एनर्जी है इन दी समर मंथ्स एंड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स दी एनर्जी वुड बी लेसर. मॉनसून में इरेटिक रहेगी सॉरी, मॉनसून में इरेटिक रहेगी, कम रहेगी, राइट. सो दैट वुड बी अ बिग इशू. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जब एक्सेस सोलर एनर्जी है तो उसको स्टोर करो. स्टोरेज में क्या है, सबसे एफिशिएंट तरीका है कि स्टोरेज को आप, जब सन एक्सेस है तो बैटरी में बिजली को स्टोर कर लो. बट बैटरी में क्या इशू है, अपने को चाहिए लिथियम इंडिया के पास इतना है नहीं. दैट इज एन इशू. अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज वी हैव इज पम्प्ड स्टोरेज. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पम्प स्टोरेज में हम, जब सन ज्यादा है तो एक्सेस एनर्जी है, उस एक्सेस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके एक वाटर पंप से वाटर को हाइट पे स्टोर कर देते हैं. लेट्स से टॉप ऑफ माउंटेन पे स्टोर कर दिया. जिस टाइम सन नहीं होगा तो इस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके नीचे टरबाइन लगा देंगे और ये उस टाइम पानी से बिजली बना लेंगे. फिर जब सन आएगा फिर स्टोर कर लेंगे. बट इसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग. इसके लिए एक हम नई तरीका भी लेके आए हैं कि स्टोरेज को एज व्हीकल को एज अ स्टोरेज यूज कर लो. सो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ V2G पायलट प्रोजेक्ट निकाला है. बेसिकली क्या कर रहे हैं, V2G is a technology that enables electric vehicles to send stored electricity back to the power grid. Vehicle से वापस जा रही है पावर ग्रिड में. When EV is idle and connected via bidirectional charger, दोनों तरफ बिजली फ्लो हो सकती है बायडायरेक्शनल चार्जर से. इट कैन एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट. ये कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्रिड को, राइट जी. V2G सपोर्ट्स बोथ साइड चार्जिंग, ग्रिड टू व्हीकल एंड व्हीकल टू ग्रिड, दोनों तरफ चार्जिंग सपोर्ट होगी. ये ऑप्शन बन सकती है, प्लीज ध्यान रखना. देन EV बैटरीज जब चार्ज हो रही है तो एज अ लोड, जब चार्ज कर रहे हो तो आप उससे लोड ले रहे हो, तो एज अ लोड फंक्शन करोगे. जब EV बैटरी बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, देन इट एक्ट्स एज अ एनर्जी सोर्स. सिंपल, पहले लोड फिर सोर्स, दोनों बन जाता है, राइट. इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग व्हीकल टू होम एज वेल एंड व्हीकल टू व्हीकल. एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी और एक गाड़ी से घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चल जाएगी. दिस इज V2G टेक्नोलॉजी. बस नाम पता होना चाहिए, मुश्किल कुछ नहीं है, राइट जी. देन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. इंडिया में मोर देन 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू थर्मल पावर प्लांट. यस, थर्मल पावर प्लांट में इंडिया में फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं. फॉसिल्स मेजरली कौन सा फॉसिल? कोल. कोल को जब बर्न करते हैं तो
बहुत टन्स ऑफ कोल इंडिया में बर्न हो रहा है, और कोल को बर्न करते हैं तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है सल्फर। इवन हाई एज 4% सल्फर निकलता है एक्सक्रीशन से। सो इस सल्फर से मेजर पोल्यूशन क्या होता है सल्फर से, जो हम किताबों में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं? वो तो बहुत कुछ सकता है, बट Acid rain. acid rain is one of the biggest problems. Then सल्फर एयर पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज्यादा, सारे सर्फेसेस को, इवन मॉन्यूमेंट्स को खराब करता है, पेंट्स को खराब करता है, प्लांट्स को खराब करता है। सो इस सल्फर के लिए क्या करा जाता है कि जब आपने इस टेक्नोलॉजी को समझ लेना, कई बार पागल बनाते हैं। सपोज आपने यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में यू यूज्ड कोल एंड उसकी एक्सक्रीशन जो स्मोक है, उस स्मोक में सल्फर होगा। तो अब इसमें टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती है कि सल्फर को हटा दिया जाए। प्राइमरीली एब्जॉर्बेंट्स जो सल्फर को हवा से वापस चूस लेते हैं, वो एब्जॉर्बेंट्स यूज करे जाते हैं। प्राइमरीली सबसे ज्यादा मेजरली यूज्ड क्या है जी? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन एक गिले सोल्यूशन से उस गैस को पास करा जाता है जो थर्मल पावर प्लांट से निकली, और उसमें सल्फर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब सल्फर एब्जॉर्ब हो जाता है देन उस गैस को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है विदाउट सल्फर। दिस इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। कहाँ पे यूज आ रही है ज्यादा? थर्मल पावर प्लांट्स में। क्या यूज हो रहा है जी? एब्जॉर्बेंट्स। क्या यूज हो रहा है? प्राइमरली एक्वस सोल्यूशन। एक दो इसके जस्ट केमिकल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि बस बंद करो, सारे कोल फायर्ड प्लांट्स में नहीं करने की जरूरत, कोई बात नहीं। सल्फर कंपाउंड्स particularly sulfur dioxide are removed from exhaust emissions of fossil fuel powered stations. Flue gas desulfurization 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। मेन मेथड इज फ्लू गैस desulfurization. Right? In this, flue gases are steam saturated with absorbent in aqueous solution. Aqueous मतलब पानी वाला, वाटर वाला सोल्यूशन। सब्सटेंसेस कौन से यूज हो रहे हैं जी? अमोनिया और सोडियम सल्फाइड। अमोनिया या सोडियम सल्फाइड को यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। आर यूज एज एब्जॉर्बेंट्स। इंडिया में बहुत ज्यादा, एक तो अमोनिया तो यूज हो ही रहा है, अमोनिया, ये 4 नाम लिखूंगा, ध्यान रखना। सोडियम सल्फाइड, और तीसरा लाइम या फिर लाइमस्टोन स्लरी। अपनी जो सफेदी होती है लाइमस्टोन, तो उसको पानी में मिलाया, वो लाइमस्टोन स्लरी बन गया, और उसमें से फ्लू गैस पास करा दी, सॉरी ये अपनी एक्सक्रीशन पास करा दी, और वो एक्सक्रीशन में सारा सल्फर उस पानी में घुल गया, और बाकी फ्री ऑफ सल्फर जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में जाने दी। राइट? सो अनक्लीन्ड फ्लू गैस इज स्प्रेड इन स्क्रबर टार। जो हमने फोटो में देखा था, स्क्रबर टार में निकाल दिया गया, वहां पे सोल्यूशन था लाइमस्टोन स्लरी वाला, और केमिकल रिएक्शन से सल्फर बाउंड हो गया उसी लिक्विड में, एंड बाकी गैस को जाने दिया। क्यों करना है जी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन? बिकॉज सल्फर एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। कोल, ऑयल्स एक्सेट्रा सब में सल्फर निकलेगा, एंड सल्फर कंटेन्स रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर एक्सक्रीशंस 4% सल्फर हो सकता है गैस में। 5000 टन ऑफ कोल पर डे हम जलाते हैं तो बहुत ज्यादा सल्फर हो जाता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट एज वेल। राइट जी? इट इज ऑल्सो प्रीकर्सर ऑफ एसिड रेन, इंसेक्ट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, सबको हार्म करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को निकालना क्रिटिकल है। कैसे निकाला जा रहा है? डीसल्फराइजेशन से। देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडिया ने लॉन्च करा था, और अभी न्यूज में क्या आ रहा है कि इन्होंने फोरम ने अपनी मीटिंग करके हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट इंडिया में बना दिया है। हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वुड बी इन इंडिया। कौन सी बिग कैट्स? 7 बिग कैट्स को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कौन सी है जी? टाइगर हो गया, और Lion, cheetah, jaguar, जैगुआर, चीता, और leopard, snow leopard,
स्नो लेपर्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 और लायन रह गया और फोटो देख के बता दो यार। नहीं, यहां से पढ़ लेते हैं। 7 कैट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, ये रह जाता है पूमा, वी फॉरगेट, जैगुआर एंड चीता। सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की न्यूज क्या है जी? इंडिया में एस्टेब्लिश किए गए हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटेरिएट। बिग कैट अलायंस लॉन्च हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इन अप्रैल 2023 ड्यूरिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। चीता वाले प्रोजेक्ट को भी प्रोजेक्ट टाइगर की एनटीसीए कंट्रोल कर रही है, एंड इवन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज इंप्लीमेंटेड थ्रू एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑब्वियसली। सो एनटीसीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसकी डिटेल्स अपने को पता होनी चाहिए। यू मस्ट हैव हाफ अ पेज ऑन एनटीसीए इटसेल्फ, राइट? सो ऑब्जेक्टिव क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का? बिग कैट स्पीशीज को कंजर्व करना, टाइगर, लायंस, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर, चीता, 7 मेजर को प्रोटेक्ट करना। क्या सिर्फ वही कंट्रीज जहां पे बिग कैट्स हैं, रेंज कंट्रीज, क्या सिर्फ वही मेंबर्स हो सकती हैं? नहीं, रेंज कंट्रीज तो हो ही सकती हैं, इवन नॉन रेंज कंट्रीज जहां पे बिग कैट्स नहीं है वो भी मेंबर्स हो सकती हैं if they want to conserve or help in conservation of these cats. So current ratifying members are India, Nicaragua, ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है, इस्वातिनी, so Somalia, Liberia. These are the initial countries. Then membership is open to all UN member states. All UN member states including range and non-range countries. दोनों के लिए ओपन है, प्लीज ध्यान रखना। राइट जी, देन आईबीसी एज ए ग्लोबल लीगल एंटिटी, ठीक है जी, इंडिया ने सितंबर 2023 में रेटिफाई करा था। ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी बेस्ड, ये वर्ड ध्यान रखना, ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन है। 5 कंट्रीज ने रेटिफाई करा हुआ है, इंडिया, निकारागुआ, एस्वातिनी एंड सोमालिया एंड लाइबेरिया। अभी हमने सपोर्ट फंड भी बनाया 150 करोड़ का, कॉर्पस एक्सेट्रा बनाया। नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, द थिंग्स टू रिमेंबर आर कौन सी 7 कैट्स हैं एंड कब ये लॉन्च हुआ था एंड कौन इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। सो 7 कैट्स हमने देख ली। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज एनटीसीए 2023 में 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के बाद लॉन्च किया गया था। हाँ जी सर, आपने एनटीसीए का एक और फैक्ट बताया था, वन मोर प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय एनटीसीए। चीता वाला, जो चीता को अपन वो कर रहे हैं ना, रिलोकेट, हाँ जी, वो भी एनटीसीए कंट्रोल कर रहा है। वी कवर्ड दैट लास्ट वीक मैम, इफ यू मिस द क्लास वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओके सर। आर्टिकल 142, एक भाई ने तो कह दिया इट इज अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। हमने लास्ट वीक एक खबर पढ़ी थी जहां पे तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि गवर्नर एज वेल एज प्रेसिडेंट हैव टू फॉलो टाइमलाइंस फॉर डिसीजंस। अपने डिसीजंस को टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि ये डिसीजन 3 महीने में करो, ये डिसीजन 6 महीने में करो। तो बेसिकली वो पार्लियामेंट की जगह ले रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं या ओवरराइड कर रहे हैं, ओवररीच कर रहे हैं। और कौन से प्रिंसिपल को हार्म कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो आर्टिकल 142 को बोला जाता है कि शायद एलेज किया जाता है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को खराब करता है। तो अपने को पता होना चाहिए 142 आर्टिकल क्या है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन 142? एनीबॉडी? कंप्लीट जस्टिस। यस, सुप्रीम कोर्ट की पावर है ये, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशनरी या डिस्क्रिशनरी पावर है ये, एंड इट कैन पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर ये पास कर सकता है, और कैसा भी ऑर्डर जो इवन पार्लियामेंट्री लॉज को ओवरराइड कर सकता है। दे कैन ओवरराइड लॉज
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कैन मेक अ लॉ अंडर दिस। सो ये कौन सी टाइप ऑफ लेजिस्लेशन होगी? जुरिस्डिक्शनल या जुडिशियल लेजिस्लेशन हो गई है। जुडिशियल लेजिस्लेशन मतलब कोर्ट ही लॉ बना रहा है। तो इससे प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम तो चलो मेंस की बात है, हमें ये पता होना चाहिए 142 आर्टिकल है क्या। मेंस में क्या लिखेंगे लास्ट में कि आर्टिकल जरूरी है बट इसे स्पेरिंगली एंड कॉशियसली यूज करना चाहिए, दैट्स इट। सो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला है न्यूक्लियर मिसाइल है आर्टिकल 142 अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इलेक्टेड सरकार के खिलाफ एक सिलेक्टेड जज कैसे रूल कर सकता है इन डेमोक्रेसी। सो आर्टिकल 142 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर और डिक्री फॉर कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस बिफोर इट, द पावर इज डिस्क्रिशनरी and unique to the apex court. Concept of complete justice means ensuring justice beyond technicalities itself. एक प्रॉब्लम ये भी है कि complete justice एक vague term है, कहीं पे भी defined नहीं है. So this can be misused as well. Framers ने कहा था, B.R. अम्बेडकर साहब ने, कि extraordinary power सिर्फ only to Supreme Court है, ध्यान रखना, only to Supreme Court. हाई कोर्ट को ये 142 में पावर नहीं दी गई, ध्यान रखना प्लीज. So it developed over 50 years with court maintaining self-imposed limits. कोर्ट को खुद पे लिमिट्स रखनी है. सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल से बनता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, प्लीज ध्यान रखना. Enabling it to intervene in cases involving public interest, human rights, democratic breakdown, etc. So guardian of constitution कौन से आर्टिकल से बन रहा है? If one of the options is 142 तो चूज कर लेना प्लीज, ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो रही है. और ये 142 वाली पावर 142 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मिली है, राइट. आर्टिकल इज मेंट टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, राइट. इट प्रमोट्स जुडिशियल इनोवेशन एज वेल. जुडिशियल इनोवेशन या जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करता है, बट क्लियर डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट जस्टिस नहीं है. हेंस इट कैन इफेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स एज वेल, राइट जी. देन सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं यार. कई बार ऐसे आ जाता है, दिस SMT and THT are technologies related to what? So this is related to electronic manufacturing. इसमें क्या करते हैं जी? सीधा जो अपने पास सर्किट होता है, प्रिंटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रिंटेड सर्किट के ऊपर चीजें चिपकाते रहते हैं, डायरेक्टली पेस्ट करते रहते हैं. पहले क्या होता था? थ्रू द होल टेक्नोलॉजी, उसमें एक अपर्चर लेना पड़ता था, होल लेना पड़ता था, उसके थ्रू, तार के थ्रू चीजें रखी जाती थी. सो SMT में क्या फायदा है? बड़ी सिंपल सी बात है, 2-3 पॉइंट्स पता होना चाहिए. ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी है. देन ऑब्वियसली नहीं है तो एफिशिएंट होगी, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉलर चिप्स. आजकल नैनो चिप्स, स्मॉलर चिप्स, छोटे फोन, सब कुछ छोटा, हर छोटी चीज का रिवाज है. सो स्मॉलर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में दिस SMT मेक्स इट इजियर टू मैन्युफैक्चर स्मॉलर चिप्स. बस इतनी सी बात, कोई खास बात नहीं है, नाम से बस इतना समझ जाना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है. सो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एट मानेसर हमने लॉन्च करी है, दिल्ली के पास है मानेसर. दिस इज ड्यू टू 5-fold इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इसलिए हम ये भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है क्या? मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक वेयर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर डायरेक्टली अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. सीधा सरफेस पे चिपका देंगे, बात खत्म, कोई अपर्चर की जरूरत नहीं. पहले क्या था? थ्रू होल टेक्नोलॉजी, THT से ज्यादा कॉम्पैक्ट, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है SMT. वी मस्ट रिमेंबर दैट. आजकल ऐसी टर्म्स आ जाती है पेपर में, हमने बना के नहीं दिखाना, डिटेल नहीं चाहिए, बट हमें आइडिया होना चाहिए किस रिगार्ड में. दिस इज व्हाई UPSC इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड किंग ऑफ सम. नन नहीं, सम. सम कौन सा होता है? ये आपका ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है उसमें आपको एक्सपर्ट होना है, बाकी सबका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए. So SMT is a technology about electronic manufacturing, right? Any electronic element installed in this manner is identified as surface mounted component. ऐसे जो लगाया गया उसे बोलेंगे surface mounted component. So conventional manufacturing technique से
इट रिमूव्स द नेसेसिटी फॉर एलिमेंट्स टू बी प्लेस्ड थ्रू अपर्चर्स। एलिमेंट्स को डायरेक्टली लगा दिया जाता है और इसमें सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग आपने देखी होगी, कभी कोई आपके घर में कोई डिवाइस खराब हुआ हो, गीजर, हीटर या कोई भी, इवन योर इलेक्ट्रिक दीज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो भी रिमोट खराब हुआ हो, तो वो आपका आईसी निकाल के भाई उस पर कुछ गर्म करके चिपकाता है, राइट, सोल्डरिंग करके। सोल्डरिंग क्या है? गर्म करके उसे चिपका देना। सो एसएमटी में हम दो तरीके की सोल्डरिंग यूज करते हैं। टू मेन सोल्डरिंग टेक्निक्स आर रीफ्लो सोल्डरिंग एंड वेव सोल्डरिंग, राइट। तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस सोल्डरिंग पता होना चाहिए हमें क्या है। और आप लोग मुझे बताएंगे जो इंजीनियर बैठे हैं, सोल्डरिंग में प्राइमरली कौन सा मेटल यूज होता है? आई गिव यू 10 seconds टू थिंक ऑफ इट। So, मेटल, हाँ जी, lead and tin. lead and tin. Anybody else? और कोई इंजीनियर नहीं है मेरे पास यहाँ पे? Is she right or not? Tin primarily along with lead. So these are the metals used. Please ध्यान रखना जिन्हें नहीं पता। THT थ्रू होल टेक्नोलॉजी एंड SMT सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है जी? SMT चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है। चीप नहीं लिखना, कॉस्ट इफेक्टिव लिखेंगे हम। डेंसिटी बन सकती है, पास चीजों को चिपका सकते हो आप। सुपीरियर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी भी बढ़िया है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़िया है और फास्टर भी है। यू कैन डू इट फास्टर व्हेन यू आर यूजिंग SMT। और SMT सपोर्ट्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए SMT बहुत बेनिफिशियल है। एंड द हीट इज ऑल्सो डिसिपेटेड इन SMT is also less than through hole components. So हर महीने में बेटर है, be it efficiency, be it cost effectiveness, be it the smaller size or be it the faster production. SMT is better than THT. Right जी? Then memory of world program. सवाल इसमें से यही आता है, memory of world program कौन चला रहा है? So जो ज्यादातर पुरानी चीजों की लिस्ट बनाता है ना, हेरिटेज लिस्ट और the other हिस्टोरिकल लिस्ट, वो ज्यादातर यूनेस्को ही होता है। सो यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम कराया। क्या एम है इसका? कलेक्टिव एमनीजिया। कलेक्टिव एमनीजिया के खिलाफ, एमनीजिया होता है भूलने की बीमारी, जो अभी पेपर के लिए पढ़ते पढ़ते जो प्रीलिम दे रहे हैं उनको हुई है कलेक्टिव एमनीजिया। सर मैं तो सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, ब्लैक आउट हो गया। सो सारी दुनिया ब्लैक आउट ना हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, इंपॉर्टेंट चीजों को वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में यूनेस्को स्टोर कर रहा है। अभी यूनेस्को ने 2025 में भागवत गीता एंड भारताज नाट्य शास्त्रा को स्टोर करा है। बाय द वे यार, कई बार मैं देखता हूँ हिस्ट्री 2 साल से पढ़ने के बाद भी मेनी ऑफ अस डोंट नो नाट्य शास्त्र। यार इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। किसने लिखी है ये नाट्य शास्त्र? Bharat Muni. भारत मुनि, ये एंशिएंट टाइम के सेज थे। एंड दिस नाट्य शास्त्र इटसेल्फ इज द फर्स्ट बुक या फर्स्ट ट्रेटाइज ऑन डांस एज वेल एज म्यूजिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इतना तो पता होना चाहिए। भरत मुनि ने लिखी है नाट्य शास्त्र, फर्स्ट ट्रेटाइज ऑन डांस एंड म्यूजिक है। वी मस्ट बी वेरी वेरी श्योर। सो यूनेस्को ने भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड करा है 2025 में। सो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम है क्या? यूनेस्को ने लॉन्च करा था 1992 में विद गोल ऑफ प्रिजर्विंग ग्लोबल डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करा जाता है। पहले कौन सी लिस्ट पढ़ते हैं हम? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इसमें कौन सी चीजें हैं? बेसिकली दी मॉन्यूमेंट्स। और कौन सी चीज पढ़ते हैं हम यूनेस्को की लिस्ट? Intangible. इंटेंजिबल लिस्ट। इंटेंजिबल लिस्ट में क्या है? बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल डांसेस, राइट। देन हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये किसका है जी? यूनेस्को का। अगेन यूनेस्को का। इसमें क्या है जी? डॉक्यूमेंट्स। सो 3 चीजें पढ़ ली हमने। मॉन्यूमेंट्स का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्टोर्ड है, इंटेंजिबल हेरिटेज में डांसेस एंड आर्ट फॉर्म स्टोर्ड है,
डॉक्यूमेंट्स कहाँ स्टोर्ड है जी? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तीनों प्रोग्राम यूनेस्को के हैं, ध्यान रखना। सो यूनेस्को ने 1992 में लॉन्च करा था। कलेक्टिव एमनेशिया के खिलाफ ये फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। रेयर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशंस एज वेल। ओरल ऑडियो विजुअल कंटेंट को भी आर्काइव स्टोर किया जाता है। Then this documentary heritage should be preserved, protected, etc. It serves as a global compendium. As of 2025 इसमें 570 एंट्रीज हैं, सारी नहीं याद करनी। महावंसा देख लो, बिकॉज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होती है महावंसा। श्रीलंका का क्रॉनिकल है, इसमें अशोका की बात है, द ग्रेट अशोका, तो ध्यान रखना महावंसा। शैवा सिद्धांता मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड दिस ऑशोविट्स ट्रायल रिकॉर्डिंग्स एज वेल। देन एंड बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश वाली स्पीच भी है। सो बांग्लादेश के साथ पहले ही प्रॉब्लम हुई थी, हसीना भाग गई। पाकिस्तान के साथ अब प्रॉब्लम होगी जब कुटाई होगी उनकी आफ्टर टेरर अटैक। सो इन दोनों के आसपास 1971 वाली वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ इंडिया पाकिस्तान के सरक्रीक वाला डिस्प्यूट है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट विद बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया के आसपास के रिलेशंस आप प्लीज अच्छे से एक नोट बना लो। एक सवाल तो आएगा ही डेफिनेटली इन पीसीएस, रिटर्न में ले लो, एक बांग्लादेश साइड से सवाल आना ही आना है, अभी से लिख लो, राइट। प्लीज ध्यान रखना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तीनों के रिश्ते कितने 70 साल की तो हिस्ट्री है। अभी तो हुआ था पार्टीशन, अभी तो हमसे अलग हुए थे, वापस फिर भूखे हो गए, शायद वापस फिर जोड़ लिया मैंने, क्या कर रहे हो भूखा देश चला के, राइट। सो रीड दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला थिंग, सिर्फ 1 या 2 पेज में उसकी समरी उतार लो कि आपको पता हो शिमला एग्रीमेंट क्या है, आपको पता हो कौन से एस्पेक्ट्स होंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा, आईआर वाला एस्पेक्ट होगा, डिस्प्यूट्स, कश्मीर वाला डिस्प्यूट, देन उसके बाद ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट होगा, कहाँ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन साइंटिफिक एस्पेक्ट भी होगा, देन एनर्जी वाला एस्पेक्ट भी होगा और ट्रेड वाला एस्पेक्ट भी होगा। ये सारा पर आधा पेज लिख लो, बात खत्म, एक सवाल बन जाएगा, राइट। देन इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में? इसकी ऋग्वेदा साहब हमने कंट्रीब्यूट करे हुए, एडेड इन 2005, पहला ऋग्वेदा हुआ था। देन वर्क्स ऑफ अभिनव गुप्ता, शैवाइट फिलोसोफर थे ये, बस अभिनव गुप्ता इज ए शैवाइट फिलोसोफर, ये याद रख लो, आजकल अजीब से ऑप्शन आ जाते हैं। देन नॉन लाइन मूवमेंट के आर्काइव्स हैं हमारे पास, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्काइव्स हैं, एंड 2 न्यू इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐड करी है, नाट्य शास्त्र एंड भागवत गीता, राइट जी, प्लीज ध्यान रखना इन्हें। देन हम आ जाते हैं जंपिंग जीन्स पे। हमने अपना जीनोम देखा है जी, ऐसा सा कुछ हमारा क्या होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए, थोड़ा डबल हेलिकल हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, दिस इज डीएनए। एंड वी हैव जीन्स, जो हमारी जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। हमारी बॉडी कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स में, डीएनए में स्टोर्ड है। इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डेवलप हो जाती है। बाय द वे, हमने एक बार ही देखा था, हमारे जो जीनोम में डीएनए है, डीएनए के अंदर एक कोड होता है, द सीक्रेट कोड, जिससे हमारे प्रोटीन बनते हैं। ये डीएनए पहले आरएनए में बनता है, और आरएनए में एमआरएनए बन के मैसेज देके आता है। सो जब डीएनए आरएनए में बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टेज। और जो सारी बॉडी में कुल मिला के ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, उसे बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्टोम। वेरी गुड। सो जहां पे भी ओएमई आ गया, वो मतलब कंप्लीट या फुल होगा, ऑप्शन उठा लेना, आंसर वही होगा। वैसे ही हमारा जीनोम मतलब हमारे टोटल जीन्स जो हमारे अंदर हैं। सो जंपिंग जीन्स का कंसेप्ट है, ये जो हमारी टोटल जीन्स हैं, सपोज ये एक जीन ये रही, ये हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन ये रही हेयर कलर के लिए, लेट्स से स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन ये रही, ये लेट्स से ये आईज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जंपिंग जीन्स का क्या कंसेप्ट है? हमारी 50% ऑफ द जीन्स जंप कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। सपोज ये हेयर कलर वाली जीन जाके छलांग मार के ब्रेन वाली जीन के ऊपर चिपक जाती है, न्यूरॉन्स वाली जीन के ऊपर चिपक जाती है।
सो फिर न्यूरॉन की जीन अच्छे से काम नहीं कर पाती बिकॉज ये जंप करके इधर आ गई. सो दिस मिसबिहेवियर ऑफ मूवमेंट विद इन द जीनोम, अपने जीनोम, दूसरी स्पीशीज में नहीं जा रही, विद इन द जीनोम मूवमेंट हो रही है जीन्स की, दोज काइंड ऑफ जीन्स आर कॉल्ड जंपिंग जीन्स. और इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. खासकर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जंपिंग जीन से. बट जब तक तो आपकी बॉडी हेल्दी है, आपके सेल्स हेल्दी हैं, ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तब तक तो इन्हें अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है. बट जब ब्रेन सेल्स पुराने हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स रेप्लिकेट भी नहीं कर रहे ज्यादा, जब वो पुराने हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, सो ये जंपिंग जीन्स का कंट्रोल कम हो जाता है. फॉर एग्जैक्टली सेम एज जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ज्यादा छलांगे मारने लगते हैं कि अब इनकी क्यों सुननी. सो वैसे ही जंपिंग जीन्स भी छलांगे मारने लगती हैं, राइट. सो सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर, राइट जी. सो जंपिंग जीन्स जाके मिसबिहेव करके हमारे जेनेटिक मेकअप को चेंज करके, अपनी लोकेशन चेंज करके विद इन द जीनोम, ध्यान रखना, बाकी सेल्स के और जीन्स के फंक्शन को हैम्पर करती है. दिस इज द न्यूज. सो जंपिंग जीन्स की रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, कोई बात नहीं. दिस ट्रांसपोजॉन, द जंपिंग जीन्स मे बी अ फैक्टर इन द प्रोग्रेशन ऑफ इवन अल्जाइमर्स डिजीज. ये भी 2-3 बार न्यूज में रहा है साल में, तो ध्यान रखना. जंपिंग जीन्स साइंटिफिकली नोन एज, क्या नाम है इनका, ट्रांसपोजॉन. सीधा नाम भी आ सकता है ट्रांसपोजॉन, रिसेंटली सीन इन न्यूज और व्हाट. सो ट्रांसपोजॉन्स आर जंपिंग जीन्स. ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं that can move from one location to another within the genome. They were first discovered by Barbara McClintock, कोई बात नहीं, जिन्हें 1983 में नोबेल प्राइज भी मिला. मेजर थिंग, ट्रांसपोजॉन्स आर जंपिंग जीन्स within the genome, within the genome लोकेशन चेंज कर रहे हैं within the genome. ध्यान रखना. Transposon make up nearly 50% of genome, while most are inactive. Some retain the ability to jump. कुछ जंप हो सकते हैं 50%, बट जंप कुछ ही करते हैं. So jumping, the most common type of jumping gene is retrotransposon, especially like line 1. याद करना है नहीं, which replicate through RNA. Retrotransposon, retro नाम आया तो RNA ध्यान रखना. रेट्रोवायरस कौन सा था, जिसमें RNA is the genetic material, right? Then RNA से ये जंप करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर लेती हैं एंड फिर DNA में इंटीग्रेट हो जाती है, राइट जी. नॉर्मली बॉडी इन्हें टाइटली कंट्रोल कर रही है थ्रू एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स, बट इन एजिंग और डिजीज ब्रेन्स, न्यूरोजेनरेटिव कंडीशन लाइक अल्जाइमर्स, कंट्रोल्स कैन वीकन. कंट्रोल वीकन हो जाता है एंड एक्टिवेटेड ट्रांसपोजॉन्स insert themselves into essential genes and disrupt their DNA sequences. स्पेशली ब्रेन के न्यूरॉन में जाके ये इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं और ब्रेन के न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को खराब कर देती हैं. इसके इलाज के लिए हमने क्या देखा है, ट्रांसपोजॉन को ब्लॉकिंग करने के लिए हमने HIV ड्रग 3TC को यूज करा है. 3TC ड्रग है जिसको यूज करा गया, अभी रैट्स में और एनिमल्स में इफेक्टिव है, ह्यूमंस में इतना इफेक्ट हमें नजर नहीं आया. सो 3TC HIV ड्रग है जो ट्रांसपोजॉन की एक्टिविटी या जंपिंग जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकती है, राइट. इवन इट इनहिबिट्स द रेट्रोट्रांसपोजॉन्स एज वेल. ह्यूमंस में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, डायरेक्टली इंप्रूव तो नहीं करी मेमोरी, बट न्यूरोफिलामेंट लाइट जो की बायोमार्कर ऑफ न्यूरो डीजनरेशन था उसे इंप्रूव कर रही है. सो 3TC न्यूरो डीजनरेशन को भी इंप्रूव कर रही है. दिस सपोर्ट्स अ न्यू हाइपोथेसिस फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें हम मानते थे अल्जाइमर क्यों होता है, बिकॉज न्यूरॉन पे प्रोटीन एग्रीगेशन हो जाता है, एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन, बट हमने माना कि जीनोमिक इंस्टेबिलिटी भी कॉज है. सिर्फ प्रोटीन की एग्रीगेशन अल्जाइमर का कॉज नहीं, शायद जीन की डिसरप्शन भी कॉज है, जिसमें ट्रांसपोजॉन या फिर जंपिंग जीन एक कारण है. थोड़ा सा हैवी हो जाता है कभी कभी, सिंप्लीफाई करने के लिए 2-3 बातें. जंपिंग जीन का नाम है ट्रांसपोजॉन, ये रेट्रो ट्रांसपोजॉन जो RNA यूज करके DNA में इंटीग्रेट होती हैं सबसे ज्यादा एक्टिव है. इसके लिए 3TC HIV वाली ड्रग यूज कर रहे हैं हम, दैट इज इट. इतना पता हो बहुत है, नहीं तो मेन वर्ड इज विद इन द जीनोम, इंटर स्पीशीज नहीं, विद इन द जीनोम जंप कर रही है, इतना याद रखना. देन पर्वोसाइट सोलर सेल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था. पर्वोसाइट सोलर सेल्स में क्या था, पर्वोसाइट आर
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम परवोस्काइट बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था परवोसाइट सोलर सेल्स आर न्यू टेक्नोलॉजी इन सोलर सेल्स। These are as always the new technology, cost effective, more efficient. Let's say it is better than conventional technology as well. So अब क्या हुआ है जी, हमने इसको रिसाइकल करने का या धोने का तरीका ढूंढा है। और परवोसाइट्स जो सोलर सेल थे एफिशिएंट तो थे, बट इनमें थर्मल इंस्टेबिलिटी थी। जैसे गूगल के फोन है ना, बहुत अच्छे हैं बट गर्म हो जाते हैं जल्दी और फिर रुक जाते हैं। सो वैसे ही परवोसाइट सेल्स में भी ये प्रॉब्लम थी, और फिर इन्हें रिसाइकल करने के लिए बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग मटेरियल लग रहा था। तो इन दोनों को ही अब हमने सॉल्व करने का तरीका निकाला है। इंडिया ने निकाला है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ वाटर बेस्ड नॉन टॉक्सिक रिसाइकलिंग मेथड फॉर परवोसाइट सोलर सेल्स। राइट जी, परवोसाइट सोलर सेल्स क्या है? टाइप ऑफ फोटोवोल्टाइक, फोटो मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी सोलर सेल्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यूज होंगे तभी परवोसाइट्स होंगे। परवोसाइट में होता क्या है जी? दिस इज अ स्ट्रक्चर विच हैज ABX3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें A और B है कैटाइंस। अगर नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, X है एनोइन। कैटाइन और एनाइन क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट? कैटाइंस एंड एनाइंस, राइट जी। सो क्यों हम यूज कर रहे हैं? बिकॉज हाई पावर कन्वर्शन करते थे परवोसाइट सोलर सेल्स, बट इनमें प्रॉब्लम क्या थी? शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड थर्मल स्टेबिलिटी इश्यूज। सो कार्बन वेस्ट सोलर परवोसाइट सेल्स हमने बनाए हैं। सो CPSCs आर फर्स्ट इंडिजिनियस परवोसाइट पावर नीश प्रोडक्ट डेवलप्ड इन इंडिया। ये स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे? अभी देखते हैं। ह्यूमिडिटी एंड थर्मल स्ट्रेस चैलेंजेस रहे थे, तो इंडिया ने क्या करा? थर्मल स्ट्रेस और ह्यूमिडिटी को सॉल्व करने के लिए थर्मल स्टेबिलिटी में गुएंडीनियम, अजीब सा नाम है, सॉरी बट ध्यान रख लेना इसे, बहुत कम चीजें मैं बोलता हूँ, याद कर लो। गुएनिडियम आयोडाइड को परवोसाइट सोलर सेल की स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या यूज करा हमने? गुएनिडियम आयोडाइड, GUI याद रख लेना। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दिस। एंड इसकी मॉइस्चर रेजिस्टेंस हमने बढ़ाई है अमीनो वेलरिक आयोडाइड से, अमीनो वेलरिक एसिड आयोडाइड से। सो दो अजीब सी चीजें याद करने को कह रहा हूँ UPSC वालों को, प्लीज। GUI एंड अमीनो वेलरिक एसिड आयोडाइड, AVAI, इनसे हमने PSCs को इंप्रूव करा है, दैट इज परवोसाइट सोलर सेल्स। इससे GUI से थर्मल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करा है, इससे मॉइस्चर रेजिस्टेंस को प्लीज ध्यान रखना। एंड धोने के लिए, रिसाइकल करने के लिए यूज करा हमने सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट रिसाइकलिंग सोल्यूशन है। जो परवोसाइट सोलर सेल खराब हो जाता है उसको रिसाइकल करने के लिए हम सोडियम एसीटेट के सोल्यूशन में डाल देते हैं। सो सोडियम एसीटेट में एसीटेट जॉइंस एंड बाइंड्स विद लेड, फॉर्मिंग लेड एसीटेट which dissolves easily in water. So sodium iodide and hypophorous acid are then introduced. Sodium iodide helps in regenerating degraded परवोसाइट सेल्स। सो सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम एसीटेट को यूज करके हम परवोसाइट सोलर सेल्स को रीजनरेट कर रहे हैं या रिसाइकल कर रहे हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या कर रहा है? स्टेबलाइजर की तरह एक्ट कर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा और अजीब सा टॉपिक लगता है, बट परवोसाइट सोलर सेल्स ही दुनिया को नहीं पता, इसमें आपने ध्यान रखना है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले सेल्स हैं यूजली, दीज आर बेटर एट पावर प्रोडक्शन, बट इनकी सस्टेनेबिलिटी कम थी। उसको इंप्रूव करने के लिए हमने GUI एंड वेलरिक एसिड, अमीनो वेलरिक एसिड को यूज करा। सोडियम आयोडाइड एंड एसीटेट एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड से उसे रिसाइकल भी करना सीख लिया। राइट, देन वेरी वेरी बेसिक, बट बेसिक कई बार हम भूल जाते हैं, नाइट्रोजन टॉपिक हम देखें तो सबसे बेसिक बात, सुन पा रहे हो मुझे कि कल्ला ही बोल रहा हूं मैं? सुन पा रहे हैं। यस सर। Yes. मोस्ट अबंडेंट गैस है, कितने परसेंटेज है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में? 78% है, बट प्राइमरली प्लांट्स के लिए इनर्ट है। दो तीन चीजें पता होनी चाहिए नाइट्रोजन की, क्योंकि फ्री नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट्स। सो
नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फ्री नाइट्रोजन को सीधा नाइट्रेट्स में बनाना थ्रू स्टेप्स। पहले अमोनिया बनेगा या नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा। पीसीएस वाले प्लीज ध्यान रखना, कौन सा फॉर्म प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट्स, राइट। सो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जाता है, राइट। देन जब नाइट्रेट्स जितने बन गए और एब्जॉर्ब नहीं हुए, जो यूज हो गए वो तो हो गए प्लांट्स में, कोई प्रोटीन बन गया, कोई कुछ बन गया, क्लोरोफिल में पार्ट हो गया। जो नहीं यूज हुए फिर उसके साथ क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच जाती है। कौन से बैक्टीरिया करते थे इफ यू रिमेंबर? Pseudomonas. Please check this complete cycle as well. कहाँ पे राइजोबियम काम आ रहा है, कहाँ पे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया काम आ रहा है, राइट। What are the symbiotic bacteria? What are the free living bacteria over here? ये पूरा एक स्टैटिक का टॉपिक होता है, अपने को याद रहना चाहिए। नाइट्रेट्स इज द फॉर्म एब्जॉर्बेबल। देन ग्रीन हाउस गैस है एक, बिकॉज इंडिया में हमें फर्टिलाइजर बहुत चाहिए थे नाइट्रोजन वाले, तो हमने कैसे आर्टिफिशियली नाइट्रोजन बनाई? हेबर एंड बॉश प्रोसेस, एचबी प्रोसेस से बनाई एंड उसे धड़ल्ले से यूज करते रहे एज फर्टिलाइजर्स। सो इससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गई, बट इससे नाइट्रोजन एज अ पोल्यूशन भी बन गया, स्पेशली नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ही पोटेंट। एंड CO2 एंड मीथेन के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग नाउ इज नाइट्रस ऑक्साइड। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या हो सकता है जी? एसिड रेन, वो भी है। देन फर्टिलाइजर्स जब पानी में चले जाते हैं, वॉशिंग हो जाती है फर्टिलाइजर्स की, राइट, इट गोज इनटू वाटर बॉडीज, तो उससे क्या हो जाता है? एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दैट इज व्हाई we need to be very very careful of these kind of problems and we must solve the issue of nitrogen pollution as well. Basics ये पता होना चाहिए, एक बार देख भी लेते हैं। India is the second largest emitter of nitrous oxide after China, और climate risk तो इंडिया को भी है। So nitrogen most abundant atmospheric gas है, 78% of atmosphere में नाइट्रोजन है। It is vital in forming DNA, ATP। ATP क्या होता है जी? सेलुलर, सेल की एनर्जी करेंसी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। क्लोरोफिल में भी काम आता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। बट नाइट्रोजन साइकिल क्या था जी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज इनर्ट एंड अनयूजेबल बाय प्लांट्स और एनिमल्स। सो प्लांट्स रिलाई ऑन, ये टर्म मैंने यूज करी थी, डाइजोट्रॉफ्स विच आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। प्लीज ध्यान रखना, डाइजोट्रॉफ्स आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दे थ्रू सिम्बियोटिक एसोसिएशन, कभी रूट्स में बैठ जाते हैं, कभी मिट्टी में बैठ जाते हैं, लेग्यूम्स में बैठते हैं। So through symbiotic association, they convert nitrogen into ammonia and into nitrites and then into nitrates. Ammonia, nitrites, nitrates. Nitrates absorb करेंगे plants. ध्यान रखना, nitrates absorb करते हैं plant. Then nitrification, ammonia, nitrate and nitrate. Then denitrification returns excess nitrates back to the atmosphere. This is the nitrogen cycle. Atmospheric nitrogen से क्या बना? Primarily ammonia. फिर बना नाइट्राइट, फिर बना जी नाइट्रेट, फिर ये प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करा, एक्सेस क्या बना फिर से? डीनाइट्रिफिकेशन से बैक टू द एटमॉस्फेयर। प्लीज रिमेंबर दिस नाइट्रोजन साइकिल, राइट जी। देन आर्टिफिशियली हम कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे थे? थ्रू द हेबर बॉश प्रोसेस। 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया, यूज हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। बस इतना ध्यान रखना है, हेबर बॉश प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन। कैसे वैसे छोड़ो, हेबर बॉश प्रोसेस से इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स इट, राइट। देन एनवायरमेंटल रिस्क क्या है जी? लेटेंट टाइम बॉम्ब माना जाता है नाइट्रोजन को। रिएक्टिव नाइट्रोजन इज ओवर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए। 80%, लुक एट दिस, 80% ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट वाया लीचिंग एंड एमिशंस। कॉज क्या हो रहा है जी? यूट्रोफिकेशन हो रही है वाटर बॉडीज में, सॉइल की एसिडिफिकेशन एंड एयर पोल्यूशन फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एल्गल ब्लूम, डेड जोन्स, ये नाम भी ध्यान रखना।
फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन में भी गलत काम कर रहा है ये। देन नाइट्रस ऑक्साइड थर्ड मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस भी है। ये चीजें 4-5 पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी मर्जी। इसी में से सवाल आ जाता होता है और हम भूल जाते हैं। राइट, देन 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग फॉर द डे। 355 क्या है टॉपिक जी? दिस इज पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजंस कौन सा पार्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस का? 18। ये पार्ट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट स्टेट्स किससे जी? बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट से, एंड it is the center who has to ensure that states are run in accordance with constitution. दो ड्यूटीज हैं सेंटर की, to protect states from external and internal threats and to ensure states are run in accordance with constitution. अगर ये नहीं करेंगी रन तो 356 breakdown of constitutional machinery and president's rule. Right, this can be done. Right जी. So 355 अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बंदा पिटीशन लेके आता है कि वेस्ट बंगाल में 355 लगा दो, बिकॉज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, स्पेशली आफ्टर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। Am I audible and visible, please? Yes, sir. Thank you. So 355 क्या है जी? पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस है पार्ट 18 में। 352 to 360 पार्ट 18 में स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी वाले प्रोविजंस हैं। इट इम्पाजेस, क्या कर रहा है 355? इम्पाज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ स्टेट अगेंस्ट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अग्रेशन और डिस्टर्बेंस। ये 2 बार ऑप्शन आ चुका है, प्लीज ध्यान रखना। सेंटर कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ स्टेट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट, बी इट इंटरनल और एक्सटर्नल। अलाउ करता है सेंटर को टू टेक चार्ज ऑफ, ये ऑप्शन बनता है, allows the center to take charge of state's law and order enforcement without dismissing the government. Please ध्यान रखना, without even dismissing the state government, the center can take charge of state's law and order. Law and order वैसे किसका सब्जेक्ट है? It is a state subject under the list. कौन से शेड्यूल में लिस्ट by the way? 7. 7 schedule, right? So policing and state law and order is a state subject, but take over करा जा सकता है 355 में, article 355 में, even without dismissing the state government. So it is a step below the present rule, जहाँ पे state government को dismiss कर दिया जाता है. Even without dismissing, they can take over the enforcement of law and order in a state, right? Provision is designed to ensure that government can act swiftly and decisively in case of any disturbance. हो सकता है अगर पाकिस्तान से वॉर हो तो पंजाब में 355 को यूज करा जाए to take over especially the law and order situation in border areas such as Amritsar. It is a possibility, hence we must know this. Exact definition भी देख लो एक बारी. It shall be the duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance, to ensure that government of every state is carried on in accordance with provisions of constitution. So internal disturbance के खिलाफ and external aggression के खिलाफ स्टेट को प्रोटेक्ट करना सेंटर की ड्यूटी है, और ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. क्वेश्चन इसके अराउंड रिवॉल्व कर लेता है. एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट चले, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट चले, ये भी सेंटर की ड्यूटी है 355 में. अगर नहीं चलती है, ये ड्यूटी दी थी तो पावर भी दी है 356 में. अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट हो जाता है, तो 356 में प्रेजेंट रूल लगा दो, स्टेट की गवर्नमेंट को गिरा दो, डिसमिस कर. राइट, दैट इज इट फॉर द डे. कोई भी इश्यूज या चैलेंजेस हो तो प्लीज मुझे बता देना. कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, प्लीज टेक्स्ट मी एंड टेल मी. नहीं तो सी यू नेक्स्ट टाइम.